नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मैं ऐसा कौन सा टेस्ट करा लूं जिससे कि मुझे ये पता चले कि मुझे वाकई कोई हार्ट अटैक का खतरा है या नहीं है। क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या यूट्यूब पे आप नॉर्मली भी कोई वीडियो देखते हैं तो हमेशा एक चीज़ दिखती है कि अगर हम अपनी ब्लॉकेज को पता लगा लें, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी ब्लॉकेज कितनी है। और आमतौर पे हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है, हमको लगता है जितनी ज़्यादा ब्लॉकेज होगी उतना ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। लेकिन वाकई इसमें कोई सच्चाई है क्या? कभी अगर आप इसको अपने से जाकर के R&D करेंगे और आप सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप इससे कोरिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कितने ही ऐसे लोग होते हैं, आपने अपने परिवार में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में जब कभी जाकर के कोई टेस्ट कराया हुआ या किसी भी कारण से आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो आपके जो पहले रूटीन टेस्ट होते हैं, TMT हुआ, इकोकार्डियोग्राम हुआ और उसके बाद आपका एंजियोग्राफी हुआ, तो पता चलता है कि एंजियोग्राफी में किसी की 90%, किसी की 80% या किसी की 100% भी ब्लॉकेज निकल आई। या जब किसी को पेन होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं और जब चेक होता है, जब एंजियोग्राफी होती है तो पता लगता है कि उनको 80%, 90% या कुछ लोगों की 100% भी ब्लॉकेज निकल आती है। लेकिन उनको आज तक उनको कोई आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ। डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपका दिल एकदम जवान है और आपको आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो एक समझने की चीज है ना कि इतना ज्यादा ब्लॉकेज कोई एक दिन में तो नहीं हुआ। ये ब्लॉकेज अगर 6 महीने पहले जाए, 1 साल पहले जाए, 2 साल पहले भी जाए तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम रहा होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो ब्लॉकेज आज 90% है वो 1 साल पहले 20% रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। राइट? क्योंकि ब्लॉकेज जब हम 8-10 साल के होते हैं तब से हमारे हर शरीर में ब्लॉकेज बननी शुरू हो जाती है। और जब ये ब्लॉकेज 80%, 90% की रेंज में पहुंचती है तब जाकर के हमको पता लगना शुरू होता है कि अब हमको चलने में दर्द हो रहा है, हमको एंजाइना हो रहा है और हमको उसको ट्रीट करने की जरूरत है। उसके पहले तो ये ब्लॉकेज बढ़ रही होती है। लेकिन हार्ट अटैक कुछ लोगों को तब भी हो जाता है जब ब्लॉकेज ये 20%, 30% की होती है और कुछ लोगों को 90%, 100% में भी हार्ट अटैक नहीं होता। तो अगर केवल ब्लॉकेज बढ़ने से हार्ट अटैक का कोरिलेशन है तो फिर उन लोगों को हार्ट अटैक क्यों नहीं होता जिनकी बहुत गंभीर ब्लॉकेज हो जाती है। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे टेस्ट को कवर करेंगे जो कि ब्लड के टेस्ट हैं और हम उसको कर सकते हैं घर में और उससे वाकई हमें पता लगेगा कि वास्तव में हार्ट अटैक का खतरा है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला टेस्ट है मेरी इस लिस्ट में वो है हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको हम HSCRP कहते हैं। देखिए, एक जो नॉर्मल टेस्ट होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको CRP भी कहते हैं, वो नॉर्मली हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को बताता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मली हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को बताता है। हमारे शरीर में किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन हो जाए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन हो जाए, चाहे किसी तरह का घाव हो जाए, चाहे किसी तरह की कोई सर्जरी होती है, तो जो डैमेज होता है उसके रिस्पॉन्स में हमारा शरीर क्या करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी जितना ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा उसी के अनुपात में हमारा बॉडी ये प्रोटीन बनाता है। तो अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन हो रखा है। लेकिन HSCRP एक स्पेसिफिक वर्जन है जो कि हमारे हार्ट या हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उसके इन्फ्लामेशन को ये इंडिकेट करता है। तो अगर किसी का हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उन पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का खतरा या उनको स्ट्रोक होने का खतरा नॉर्मल इंसान से ज्यादा है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ये डर है कि मुझे कुछ किसी तरह से हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, तो वो लोग अपना हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल जरूर चेक करें। क्योंकि आमतौर पे जब आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कभी ये टेस्ट नहीं कराते नॉर्मली। और आप इसको अपने से अगर चेक करना चाहते हैं तो एक बार आप गूगल करके चेक करिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए अपनी सेहत पे अगर आपको ध्यान देना है तो ये टेस्ट एक बहुत ही यूजफुल टेस्ट है। और इसका लेवल कितना होना चाहिए मैं बता देता हूं। तो नॉर्मली अगर आपका हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको हम HSCRP भी कहते हैं, अगर ये 1 के नीचे है तो आप कह सकते हैं कि ये एकदम सेफ रेंज में है और पेशेंट्स को नॉर्मली हार्ट अटैक होने के चांसेस है वो बहुत कम होंगे। अगर ये लेवल 0.5 के भी नीचे है तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं नॉर्मल सी रिएक्टिव प्रोटीन की बात करूं जो कि हमारे पूरे बॉडी के इन्फ्लामेशन को बताता है, तो इसका लेवल जो होता है वो 5 के नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन भी अगर 1 के नीचे है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रिसेंटली मैंने अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक किया था और इसका लेवल 0.5 था। इसका मतलब ये है कि मेरे बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं है। तो अगर पूरे शरीर में इन्फ्लामेशन नहीं है तो हार्ट की मसल्स में भी इन्फ्लामेशन नहीं होगा।
तो ये समझने की चीज़ है कि अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ लोगों का 10-10, 15-15 है, आपको हो सकता है कोई सिम्टम्स ना हो सकता है कि आपको कोई बुखार नहीं आ रहा हो, आपको हो सकता है किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, तो आप अपना HSCRP भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपका HSCRP भी बढ़ा होगा। खास तौर से अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप देर रात से सोते हैं, देर रात से खाना खाते हैं, राइट, और जो आपकी लाइफस्टाइल है बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऐसे लोगों का नॉर्मली HSCRP लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करें। इसको आप किसी दवाई से या कोई एंटीबायोटिक खा करके बहुत ज़्यादा इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। एक अच्छी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करेंगे तो धीरे धीरे ये लेवल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो जो लोगों को ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज होने के बाद भी वो लोग स्टंट डलवा लेते हैं या बाईपास सर्जरी करवा लेते हैं, नॉर्मली डॉक्टर ये टेस्ट क्यों नहीं करवाते? क्योंकि आपकी एंजियोप्लास्टी होने के पहले और एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी आपका जो HSCRP का लेवल है वो सेम टू सेम रहता है। और नॉर्मली शायद मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग इस ट्रीटमेंट के बारे में, सॉरी, इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करते क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीजर वो करने जा रहे हैं, चाहे वो एंजियोप्लास्टी करें चाहे बाईपास करें, उसके बाद भी इसका जो लेवल है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी करने के बाद जो हार्ट अटैक का रिस्क होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर आपको इसके बारे में और विस्तार से जानना है तो आप इसके बारे में गूगल करें। पिछले 45 साल में जितने क्लिनिकल ट्रायल हैं, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्जरी करने के बाद, एंजियोप्लास्टी करने के बाद जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत सारे डॉक्टर इस तरह के टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि अगर वो ये टेस्ट कर भी लेंगे तो पेशेंट हमेशा ये पूछेगा ना कि मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो मेरा आपने स्टंट डाला उसके बाद ये जो रिस्क फैक्टर है इसमें क्या फ़र्क पड़ा। तो HSCRP के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नॉर्मली होता क्या है कि जो ब्लॉकेज हमारे हार्ट में बन जाती है और जब वो ब्लॉकेज छोटी होती है 20, 30, 40, 50, मैं अभी बहुत गंभीर ब्लॉकेज की बात नहीं कर रहा हूँ जो 80%, 90% या 100% की हो जाती हैं, बल्कि जो छोटी ब्लॉकेज होती है, तो ये जो HSCRP का बढ़ा लेवल है ये हमारी इन छोटी ब्लॉकेज के ऊपर जो एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं, ये HSCRP का बढ़ा लेवल उस झिल्ली को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से उस झिल्ली के फटने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और अगर ये झिल्ली फट जाती है तो फटने की वजह से क्या होता है कि वो जो छोटी ब्लॉकेज है, मे बी हो सकता है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉकेज हो, आज तक उस ब्लॉकेज का आपको पता भी ना हो, लेकिन क्या होगा, फटने के बाद वो अगले 1 घंटे के अंदर या तो वो ब्लॉकेज 80-90% की पहुंच जाएगी, या हो सकता है वो ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्रिएट कर दे, जिसको हम कहते हैं कि वो 100% का ब्लॉकेज हो गया और हार्ट का एक बड़ा हिस्सा उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। तो HSCRP का बढ़ा हुआ लेवल उन ब्लॉकेज के लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है जो ब्लॉकेज छोटी होती है, जिनके ऊपर की झिल्ली कमजोर होती है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती जाती है तो ये झिल्ली अपने आप बहुत मोटी होती जाती है, उसके नॉर्मली फटने के चांसेस HSCRP का लेवल बढ़ा होने की वजह से उन ब्लॉकेज के ऊपर की झिल्ली फटने की संभावना बहुत कम होती है। उन ब्लॉकेजेस में नॉर्मली कोई ब्लड क्लॉट आकर के खून की सप्लाई को रोक सकता है, लेकिन जो छोटी ब्लॉकेज होती हैं उसमें हार्ट अटैक आने का जो पहला कारण होता है वो होता है कि उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया, वो झिल्ली फट गई तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 70 से 80% हार्ट अटैक जो होते हैं वो इन्हीं ब्लॉकेजेस में होते हैं, जो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती। हो सकता है कि वो ब्लॉकेज 20% की ही हो, या हो सकता है उससे भी कम हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे हार्ट अटैक होते हैं जिन पेशेंट्स में कोई ब्लॉकेज नहीं होती, उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टेस्ट है जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो लोग इस टेस्ट के थ्रू अपने हार्ट अटैक के रिस्क को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका लेवल बढ़ा हुआ है, आपका लेवल 1 के ऊपर है, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। हमसे कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी कोई फीस नहीं होती, हम आपको नॉर्मली एक जो जनरल बना हुआ एक लाइफस्टाइल प्रोग्राम है वो आपको शेयर कर देते हैं। आपको और भी अगर जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube पे वीडियोस हैं जिसमें हम इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करें इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, आप वहां से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो दूसरा टेस्ट है इस लिस्ट में वो है डी डाइमर। देखिए डी डाइमर क्या है? डी डाइमर एक प्रोटीन फ्रेगमेंट है जो हमारी बॉडी तब बनाती है जब हमारी बॉडी ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक डाउन करती है। तो ये नॉर्मली ये डी डाइमर का लेवल हमारे बॉडी में कब बढ़ा रहेगा? अगर हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। तो अगर हमारे बॉडी में किसी भी कारण से ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं तो हमारी बॉडी उन क्लॉट्स को हमेशा तोड़ने की कोशिश करती है, और अगर उनको तोड़ने की कोशिश करती है तो उसी के अनुपात में हमारी बॉडी एक प्रोटीन फ्रेगमेंट बनाती है जिसे हम डी डाइमर कहते हैं। तो अगर डी डाइमर का लेवल बढ़ा हुआ है तो डी डाइमर का बढ़ा हुआ लेवल डायरेक्ट आपको हार्ट अटैक के रिस्क को इंडिकेट नहीं करता है,
लेकिन जो ब्लॉकेज सीवियर होती हैं, जैसे 80 है, 90 है या 100 है या 70% की भी ब्लॉकेज हो सकती है, जिसको कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ये ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉकेज है, मतलब ये खून को जाने में हो सकता है अवरोध पैदा करे। तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट वो भी होते हैं जिनको चलने में पेन होता है, चलने में किसी तरह का अगर आपको सीने में दर्द होता है तो मोस्टली ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉकेज हो जाती है, उनको चलने में दर्द होता है। तो डायरेक्ट ये आपको हार्ट अटैक के रिस्क को नहीं बताती कि अगर डी डायमर का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन अगर आपका डी डायमर का लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स ज्यादा बन रहे हैं, और ये ब्लड क्लॉट जाकर के कोई ना कोई ऐसे सीवियर ब्लॉकेज हो सकता है कि वो 80-90 या हो सकता है कि 95% के भी आसपास हो। अगर ये क्लॉट जाकर के वहां पे जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी स्पेस इतना कम है कि वो उस रास्ते को वहां पे ब्लॉक कर देगा, और अगर उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा तो उसके आगे का जो एरिया है, उसके आगे का जो मायोकार्डियम है, मांसपेशियां हैं, उनको ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और हार्ट का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस आर्टरी में ये ब्लॉकेज था और कहां पे जाकर के ये ब्लड क्लॉट रुका हुआ है। तो देखिए, जिनका डी डायमर का लेवल बढ़ा हुआ है उनके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो ब्लड थिनर्स लें, जो कि नॉर्मली जिन लोगों को चलने में पेन होता है उनको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे नेचुरल ब्लड थिनर्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। और देखिए, नेचुरल ब्लड थिनर्स जो हैं, जो हमको नेचर ने दिया हुआ है, उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो कन्वेंशनल ब्लड थिनर है उसको सब्सटीट्यूट नहीं करते। तो अगर आपको ऐसे कोई चलने में दर्द नहीं होता, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको चलने में दर्द होता भी है तो भी आपको अपने डाइट में इन ब्लड थिनर्स को जरूर यूज करना चाहिए। और कुछ जो बहुत ही पॉपुलर ब्लड थिनर्स हैं उनमें हमारा जैसे कि अदरक हो गया, हमारा लहसुन हो गया, हमारा सिनामन हो गया जिसको हम दालचीनी कहते हैं। इसके अलावा आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ये भी आपके ब्लड थिनिंग में काफी हेल्प करते हैं। वैसे लाल मिर्च भी है जो हमारे बॉडी में ब्लड थिनिंग का काम करती है, लेकिन लाल मिर्च जो है पित्तवर्धक होती है, इसीलिए एक तरफ हमें इसके कुछ फायदे होते हैं लेकिन उसके हमें कुछ नुकसान भी होते हैं। तो थोड़ी बहुत मात्रा में आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हर दिन फ्रूट्स खाते हैं तो ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट है, नेचुरल फूड है जो आपके बॉडी में नेचुरली ब्लड को पतला करने का काम करते हैं, ब्लड थिनिंग का काम करते हैं। तो अगर ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं तो ये ब्लड क्लॉट को बनने में भी रोकते हैं, और ब्लड क्लॉट को बनने के अलावा खून को पतला कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉकेज है, वहां पे अगर कोई ब्लड क्लॉट जाकर के उसको रोकेगा तो उसको वहां पर भी मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका ब्लड का फ्लो अच्छा बना रहता है। डी डायमर का जो नॉर्मल लेवल है वो 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम होना चाहिए। अगर ये इसका लेवल इससे कम है, इसका मतलब आपके बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो रिलेटिवली कम हो रही है, और ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली जो रिस्क है वो बहुत कम है। तो देखिए, ये 2 टेस्ट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक चीज समझने की चीज थी, जो मैंने आपको हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में बताया, वो आपको जो बहुत ही छोटी ब्लॉकेज होती है जिसमें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है और उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, वो उस तरह के ब्लॉकेज में हार्ट अटैक के रिस्क को बताती है। और डी डाइमर जो ब्लॉकेज बहुत सीवियर हो जाती है, गंभीर हो जाती है, 80, 90, 100 की ब्लॉकेज होती है, उन ब्लॉकेजेस में हार्ट अटैक के खतरे को बताता है। तो ये 2 टेस्ट बहुत ही यूजफुल टेस्ट हैं। और नॉर्मली जब कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं और ये अक्सर जानने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या टेस्ट करा लूं कि उनको कोई फ्यूचर में किसी तरह का कोई हार्ट अटैक का रिस्क तो नहीं है, तो आप ये दोनों टेस्ट करा सकते हैं, और इससे आपके रिस्क फैक्टर के बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, वो भी आपको इन टेस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। पर अगेन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका ये लेवल बढ़ा हुआ है तो आप एक डॉक्टर की बजाय एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, एक अच्छे लाइफस्टाइल प्रोग्राम को फॉलो करिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि आपके इस रिस्क फैक्टर को नेचुरली कम कर सकती हैं। आप कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपने अगर कोई मेडिकेशन लिया या कोई और तरीका इस्तेमाल किया, उसके बाद आपको क्या फर्क पड़ रहा है। जो मेरी समझ कहती है कि इन चीज़ों को केवल और केवल हम अपनी आदतों से और अपनी लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो इस लिस्ट में तीसरा टेस्ट है उसका नाम है होमोसिस्टीन। देखिए, होमोसिस्टीन एक एमिनो एसिड है, और हमारी बॉडी में अगर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो रही हैं। तो अगर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी आर्टरीज की जो हार्ड होने की प्रोसेस है वो लगातार बढ़ी हुई है। और अगर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो केवल हमारी आर्टरीज ही बस हार्ड नहीं हो रही है, जबकि उसकी इनर लाइनिंग है वो भी क्या हो रही है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। तो क्या है कि ये डायरेक्ट हार्ट अटैक के रिस्क नहीं बताता कि अगर आपका होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको आज हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ये जरूर बताता है कि आपकी लाइफ में जो आप पास में लाइफ रहे हैं, जो आपका लाइफस्टाइल रहा है, उसकी वजह से अगर आपका होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपकी आर्टरीज ऑलरेडी डैमेज हो चुकी हैं। आपकी आर्टरीज की जो इनर आर्टरीज की जो इनर लाइनिंग है वो पहले से ही खराब हो चुकी है। नॉर्मली देखा गया है कि जिनका ये होमोसिस्टीन का लेवल नॉर्मली 15 के ऊपर होता है, 20 या 25 की रेंज में पहुंच जाता है,
तो उनकी बॉडी में नॉर्मली उनको ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है कि उनको ब्लड प्रेशर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। नॉर्मली 140 150 भी उन लोगों को बीपी देखने को मिलता है। अब दिक्कत क्या होती है कि नॉर्मली लोगों का अगर ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा होता है तो हमेशा क्या होता है, दवा लेकर के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका होमोसिस्टीन का लेवल नॉर्मल आ जाएगा। जैसा कि सीआरपी में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन है, आप एंटीबायोटिक ले लेंगे, आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करेंगे, 15-20 दिन 1 महीने के अंदर आपका सीआरपी का लेवल एकदम नॉर्मल आ जाएगा, एकदम सेफ रेंज में आ जाएगा, नेचुरली बिना कोई दवा खाए भी आपका लेवल एकदम नॉर्मल आ जाएगा 15-20 दिन 1 महीने के अंदर। HSCRP जिसके बारे में मैं बता रहा था, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर वो लेवल भी एकदम नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन होमोसिस्टीन एक ऐसा एमिनो एसिड है कि अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो कम से कम आपको 3 से 6 महीने का टाइम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आपकी आर्टरीज की इनर लाइनिंग अच्छी होगी, जब उसमें जो हार्डनेस है, जब उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, तब जाकर के आपका ये होमोसिस्टीन का लेवल नॉर्मल होगा। जो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 15 मिलीमोल पर लीटर। तो एक चीज समझने की है कि इस टेस्ट को कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग जिनको की लाइफस्टाइल अच्छी है, जिनके लाइफस्टाइल खराब है, वही टेस्ट कराएं। इस टेस्ट को कोई भी करा सकता है। इससे आपको ये पता लगेगा कि जो भी अभी तक आपकी लाइफ बीती है उसके हिसाब से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी सेहत कैसी है, आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी कितनी बची हुई है, आपकी आर्टरीज की जो इनर लाइनिंग है वो कैसी है। और अगर किसी का लेवल 15 मिलीमोल पर लीटर के नीचे है तो कह सकते हैं कि वो सेफ रेंज में है, लेकिन अगर किसी का लेवल 15 से 30 के बीच में है तो वो लगभग मॉडरेट रिस्क में है। तो अगर आपका 15 से 30 के बीच में है तो आपके लिए बिल्कुल अलार्मिंग है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को जरूर फॉलो करें। यहाँ पे कोई भी दवाई लेना या कोई भी ऐसा जुगाड़ कर लेना या एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, जिसके लिए नॉर्मली पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है, ये सब करने के बाद भी आपके होमोसिस्टीन के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई दवाई से कंट्रोल करने वाला पैरामीटर नहीं है। और यही कारण है कि ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट और जो डॉक्टर्स हार्ट के पेशेंट्स को देखते हैं वो इस तरह का टेस्ट के बारे में ना पेशेंट्स को बताते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को इन सब टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं डीप में होती, क्योंकि मैंने 2-3 डॉक्टर से बात की थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि डॉक्टर्स को इसके बारे में कितना पता है। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो इंटरवेंशनल करते हैं, जो नामी डॉक्टर हैं, उनको पता होता होगा। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे छोटे शहरों में डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट के पेशेंट उनके पास जाते हैं, मैंने जितने डॉक्टर से बात की मैंने देखा उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता। लेकिन किसी पेशेंट की सेहत और फ्यूचर में उसको किसी तरह का कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट होगा कि नहीं होगा, उस तरह के रिस्क को प्रेडिक्ट करने के लिए ये टेस्ट बहुत यूजफुल है। तो अगर आपके बॉडी में भी होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप ये अपने लिए ज़रूर फॉलो करें कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें। होमोसिस्टीन लेवल हमें कुछ चीज़ें और भी बताता है, केवल और केवल हमारे बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा अगर हमारे शरीर में किसी तरह की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, स्पेशली अगर हम बात करें विटामिन बी की, जैसे विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, अगर इसका लेवल कम है तो भी हमारे बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल एक्यूमुलेट होने, होमोसिस्टीन हमारे बॉडी में जो एक एमिनो एसिड है एक्यूमुलेट होने लगता है और इसका लेवल बढ़ने लगता है। तो देखिए इसके दो मेन रीजन होते हैं, दो मेन मतलब कंक्लूजन निकलते हैं। एक तो जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट है, खासतौर से अगर किसी को बीपी है और पहले से कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो आपके लिए जरूरी है कि होमोसिस्टीन के लेवल को चेक करें। दूसरे पेशेंट ये हैं जिनको की वीकनेस है, कई बार लोग पेशेंट्स के पैरों में झंझनाहट है, अगर आप डायबिटिक हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो भी ये टेस्ट आपके लिए बड़ा यूजफुल होता है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आज आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आज आपको केवल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो, लेकिन आने वाले टाइम में यही बढ़ा हुआ लेवल आपको हार्ट की बीमारी जरूर देके जाएगा। तो ये तीसरा बड़ा यूजफुल टेस्ट जो मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको इस टेस्ट के बारे में समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे टेस्ट के बारे में, और उस टेस्ट का नाम है सी पेप्टाइड। देखिए सी पेप्टाइड कई लोगों ने सुना होगा तो उनको अजीब लगा होगा कि मैं सी पेप्टाइड टेस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए सी पेप्टाइड एक प्रोटीन है जो कि हमारा बॉडी बनाता है। जितना हमारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है उसी के अनुपात में हमारा शरीर एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं। तो हम इंसुलिन को ना मेजर करके हम सी पेप्टाइड को क्यों मेजर करते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि इंसुलिन जब हमारा पैंक्रियास बनाता है तो इंसुलिन का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। पैंक्रियास में बनने के कुछ ही देर के बाद उसका लेवल क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और जब उसका लेवल कम हो जाता है तो हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन उसी के अनुपात में जो हमारा शरीर ये सी पेप्टाइड प्रोटीन बनाता है, इसका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सी पेप्टाइड को मॉनिटर करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और सी पेप्टाइड के लिए सबसे अच्छा होता है कि इसको हम फास्टिंग में मेजर करें।
देखिए वैसे सी पेप्टाइड का लेवल मॉनिटर किया जाता है जो डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट होते हैं उनके लिए मेजर किया जाता है कि उनकी बॉडी, उनका जो पैंक्रियाज है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। लेकिन हम बात करेंगे सी पेप्टाइड के बड़े होने का मतलब क्या होता है। जिन लोगों का सी पेप्टाइड का लेवल नॉर्मली 2.5 के ऊपर होता है उन लोगों की बॉडी जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रही होती है और ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज का एक दूसरा नाम है। अब मैं चूंकि यहाँ पे डायबिटीज का नाम ले रहा हूँ, चूंकि मैं यहाँ पे इंसुलिन का नाम ले रहा हूँ, तो इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं हार्ट अटैक के रिस्क की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे इंसुलिन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सी पेप्टाइड का बढ़ा हुआ लेवल, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं जाकर के हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत तेजी से डैमेज करता है। इनफैक्ट अगर मैं हार्ट अटैक के मुख्य रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत ही प्राइमरी कॉज है। और आज के टाइम पे इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं कि जो कि जब हार्ट के पेशेंट आते हैं तो उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको ये नहीं बताएगा कि आपको आज या अगले 1 महीने के अंदर हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। लेकिन चूंकि सी पेप्टाइड को समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आपका इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो आपकी आर्टरीज बहुत तेजी से डैमेज हो रही है और आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज भी होगा। ये एकदम पक्का है, आप स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का सी पेप्टाइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, नॉर्मली 4 या 5, क्योंकि अक्सर जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स होती हैं उसमें भी कुछ पैथोलॉजी वाले इसको 4 तक लिखते हैं, कुछ लोग 5 तक लिखते हैं, कुछ लोग 6 तक भी मेंशन कर देते हैं। बट जनरली अगर मैं बात करूं एक सेफ रेंज है तो वो लगभग 2-2.5 तक एक सेफ रेंज होती है कि अगर आपकी बॉडी जितना इंसुलिन बना रही है आपका शरीर उतने इंसुलिन पे काम करके शुगर को मसल्स में स्टोर कर देता है और आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो यही जाकर के आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, उसकी इनर लाइनिंग को खराब करेगा, उसमें इन्फ्लामेशन होगा और अगर इन्फ्लामेशन होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के ये हार्ट अटैक को क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरू में बताया था HSCRP के बारे में, तो यही बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल हमारी जो ब्लड वेसल्स की के अंदर जो ब्लॉकेज बनने लगती है, इसकी जो ऊपरी परत होती है जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं, उसको भी डैमेज करना शुरू करता है। और अगर वो डैमेज होगा, कल को वो रप्चर होगा तो वही हार्ट अटैक क्रिएट करके जाएगा। तो इसलिए एक आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने रिस्क फैक्टर को जानना है कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उस रास्ते में मुझे फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो आप अपना सी पेप्टाइड फास्टिंग में जरूर चेक करें। और देखिए इसको चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सी पेप्टाइड फास्टिंग का लेवल बढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप आज अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे और 15 दिन के अंदर आपका सी पेप्टाइड का लेवल परमानेंटली चेंज हो जाएगा। आप कार्बोहाइड्रेट खाना कम कर देंगे तो कुछ दिन में हो सकता है आपका सी पेप्टाइड का लेवल नीचे आ जाए, लेकिन जैसे ही कार्बोहाइड्रेट आप बढ़ा देंगे तो आपकी बॉडी फिर से सी पेप्टाइड के लेवल को बढ़ा लेगी। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जब एक अच्छे लंबे समय तक 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक आप अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, नेचुरली आपकी बॉडी सी पेप्टाइड के लेवल को नीचे लेके आएगी। मतलब आप अगर कार्ब्स ज्यादा भी खाएंगे तो भी आपका सी पेप्टाइड का लेवल नीचे रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस बन गया है इंसुलिन के लिए वो रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन होगा। क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस बन जाता है तो हमारा पूरा शरीर खोखला होने लगता है। केवल हार्ट की बात नहीं है, इसकी वजह से लोगों को मोटापा होता है, इसकी वजह से लोगों को कैंसर होता है। इसको मैंने अपनी इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि हार्ट डिजीज के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो अगर आपको भी ये डर है कि मुझे कहीं फ्यूचर में हार्ट अटैक ना हो जाए तो आप भी ये टेस्ट करके अपने लेवल को जरूर चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपका लेवल 2.5 या 3 तक भी है तो भी आप ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा डर उन लोगों का है जिनका लेवल नॉर्मली 3.5, 4, 5 के लेवल में बना हुआ है। और अगर आज के टाइम पे आपका ये लेवल 3.5 बना हुआ, आप 1 साल बाद चेक करेंगे अपने आप 4 हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपको डायबिटीज नहीं होगा लेकिन आपका ये 4 जरूर हो जाएगा। आपको डायबिटीज हो भी जाएगा तो क्या होगा, आप दवा खा करके शुगर के लेवल को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तब आपका ये लेवल 4 से 4.5 हो सकता है 5 भी पहुंच जाए, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही कल को हार्ट अटैक देके जाएगा। इसीलिए देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क रिलेटिवली बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो पेशेंट डायबिटिक नहीं होते। तो ये हमारी लिस्ट में हमारा चौथा टेस्ट था। इसके बाद हम बात करेंगे अपने 5वें टेस्ट के बारे में जिसका नाम है होमा। देखिए होमा का मतलब होता है होम्योस्टेटिक मॉडल असेसमेंट। तो ये बेसिकली हमारे शरीर में इंसुलिन के रेजिस्टेंस लेवल को बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सी पेप्टाइड फास्टिंग क्या होता है, ये बताता है हमारे बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है। उसी तरह से जो होमा होता है ये हमारे बॉडी में बताता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस कितना है। नॉर्मली अगर इसकी वैल्यू 1 या इसके नीचे है, इसका मतलब हमारे बॉडी में नॉर्मली रेजिस्टेंस बहुत कम है या ना के बराबर है, और ऐसे पेशेंट नॉर्मली सेफ माने जाते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी में होमा का लेवल 1 से लेकर के 1.9 के बीच में है, ये मॉडरेट रिस्क को बताता है। और अगर हमारे शरीर में
होमा का वैल्यू 1.9 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे बॉडी में सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बताता है। तो ये जो मैंने आपको बताया सी पेप्टाइड फास्टिंग और होमा, ये दोनों टेस्ट काफ़ी कुछ आपस में इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन जो लोग अपने अंदर ये जानना चाहते हैं, रिस्क फैक्टर जानना चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, तो इतना आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे टेस्ट जो अभी तक मैंने आपको बताए, 5 टेस्ट बताए, इन सारे टेस्ट को आप चेक करके ये देख सकते हैं कि इनका लेवल, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं आपने ये अगर पांचों टेस्ट किए ना, तो हो सकता है कि आपको 5 में से कम 3 टेस्ट ऐसे होंगे जिसकी आपकी वैल्यू आपको गड़बड़ी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले 4 से 5 साल आपके लिए सेफ नहीं है। आपको कुछ भी हो सकता है अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो, लेकिन अगर आप एक सही रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपके ये नंबर सही होंगे और फ्यूचर में क्या होगा, आपको जो हार्ट अटैक का खतरा है वो भी कम होगा। केवल हार्ट अटैक का नहीं, बल्कि इसकी वजह से जो और भी बीमारियां होती हैं उसका भी रिस्क आपके शरीर में कम हो जाएगा। इसके बाद हम आखिरी टेस्ट की बात करेंगे, वो है लिपिड प्रोफाइल। बहुत लोग इंतजार करेंगे कि मैंने लिपिड प्रोफाइल का नाम क्यों नहीं लिया। देखिए, लिपिड प्रोफाइल भी एक ऐसा टेस्ट है जो आपको इमीडिएटली आज कोई रिस्क नहीं बताता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको किसी तरह से हार्ट अटैक का खतरा है। लिपिड प्रोफाइल केवल आपको ये बताता है कि आपके ब्लड में जो लिपिड्स हैं वो ज्यादा है। लिपिड्स का मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, मे बी शायद गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो होता क्या है कि अगर ये सब चीजें आपके ब्लड में ज्यादा हैं तो इसका मतलब कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं इंटरनल इन्फ्लामेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मली होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमने खाना खाया और हमारा खाना खराब था इसलिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल था इसलिए हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसलिए हमारे खाने में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था इसलिए हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल 80% हमारा शरीर ही बनाता है, तो हमारे खाने का जो रोल होता है केवल 20% ही होता है। तो समझने की चीज ये है कि हमारे शरीर में जब इंटरनल डैमेज ज्यादा होता है, अगर हमारे शरीर में अंदरूनी टूट फूट हो रही है या अंदरूनी टूट फूट ज्यादा हो रही है, तो हमारा शरीर क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक रॉ मटेरियल है। और इस टेस्ट को मैंने लास्ट में क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं तो 15 दिन 1 महीने के अंदर आपका जो लिपिड प्रोफाइल का लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है। और अगर आपके लिपिड का लेवल नॉर्मल आ गया तो उसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर है वो भी आप आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी टेस्ट मैंने आपको बताए, उन सारे टेस्ट में ऐसा नहीं है कि आज ही आप कोई चेंज करेंगे और आपको 15 दिन या 1 महीने के अंदर कोई रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। अगर आपका लिपिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा स्टैटिन ले लेंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप अपना जो मैंने आपको बाकी टेस्ट बताए HSCRP वो चेक करेंगे, वो आपको बढ़ा ही आएगा। डी डाइमर अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो आपका बढ़ा ही आएगा। सी पेप्टाइड जो फास्टिंग है वो आपका बढ़ा ही आएगा। जो होमोसिस्टीन के बारे में मैंने आपको बताया वो लेवल भी बढ़ा ही आएगा। तो इसलिए मैं इस टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली कंसीडर नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि मैंने इस लिस्ट में इसको 6वें नंबर पे रखा है और इसके पीछे केवल कारण ये है कि लोग लिपिड प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, लोग कोरिलेट करना चाहते हैं। हाँ, अगर आपका लिपिड प्रोफाइल जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ है, अनकंट्रोल्ड है, राइट, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाकर के आपको ये नुकसान पहुंचाएगा, आपके शरीर में ब्लॉकेज को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ऐसा जरूरी नहीं भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये ब्लॉकेज को बढ़ा ही देगा। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत लंबे टाइम से बढ़ा हुआ है, लेकिन उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके ब्लॉकेज भी जब टेस्ट किए तो उनके ब्लॉकेज लगभग बहुत ही कम उनके ब्लॉकेज निकल के आए, जबकि उनकी एज लगभग 40s और 50s के आसपास थी। तो देखिए, इसके पीछे और भी कई सारे रीजन होते हैं, अभी मैं उन सब रीजंस को इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो 6 टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने हार्ट अटैक के रिस्क को एसेस कर सकें तो ये टेस्ट आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से मिल सकते हैं और इस टेस्ट के थ्रू आप भी ये जान सकते हैं कि आपको किस तरह का रिस्क फैक्टर है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग हमारे वीडियो को देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते हैं, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।